जय हिंद दिन बाइबर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई फटाफट फटाफट सारे लोग कमेंट करना शुरू कर दीजिए। कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए। तो आज से इंडियन ज्योग्राफी के कुछ सेक्शन को मैं कराना शुरू करूंगा। जय हिंद वैभव जी, जय हिंद शीतल जी, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू करिए, कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, ताकि सेशन को फटाक से जो है वह शुरू किया जा सके। तो जल्दी से जल्दी सेशन शुरू हो आप लोगों का। इसके लिए क्या करना है, आपको टाइम पर पहुंच जाना है भाई। जैसे फिजिकल फीचर की अगर हम बात करें तो मेनली आपको फिजिकल फीचर में क्या क्या पता है। माउंटेन रेंजेस आते हैं, पर्वत श्रेणियां आती हैं, प्लेटूज आते हैं यानी पठार आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लेन्स आते हैं, मैदान आते हैं, रिवर सिस्टम आता है, पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम आता है, नदियों का जो तंत्र है वह आता है। और भारत में दो प्रकार के नदी तंत्र आपको देखने को मिलते हैं, एक हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयी नदी तंत्र, एंड दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो इन दोनों को आपको पढ़ना है। इसके अलावा प्लेन्स की अगर हम बात करें तो इन नदियों द्वारा बहुत सारे मैदान बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इंडस रिवर के अपने मैदान बने हुए हैं, चाज, रचना, बारी, बिस्त, जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के द्वारा बनाए गए हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही गंगा यमुना का दोआब, गंगा घाघर का दोआब, गंगा कोसी का दोआब, ये भी एक बड़े प्लेन है। और फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है, जिसको हम प्लेन ऑफ असम भी कहते हैं, असम का मैदान या प्लेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी इसको बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व का मैदान भी एक तरीके से बोला जा सकता है, तो उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र वह काफी बड़ा मैदानी क्षेत्र बनाता है, तो वहां पर जो है चीजों को कवर करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोस्टल प्लेन हमारे है, तटवर्ती मैदानों की अगर हम बात करें तो एक तरफ से अगर हम देखें तो आपको कच्छ का मैदान, रन ऑफ कच्छ, जो कि लिटिल रन और ग्रेट रन में डिवाइड है। उसके बाद सौराष्ट्र या काठियावाड़ का मैदान, फिर गुजरात का मैदान, देन कोंकण का मैदान, देन उसके नीचे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो कन्नड़ का मैदान, देन मालाबार कोस्ट जो कि केरला का है। इसके बाद अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की तरफ बढ़े तो तमिलनाडु वाले एरिया में कोरोमंडल कोस्ट हो गया। आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है उसको पयान कोस्ट कहते हैं। उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है उसको उत्कल कोस्ट कहते हैं, उत्कल का तट कहते हैं। अब आधा पयान और आधा उत्कल मिलाकर के एक पर्टिकुलर टर्म दिया जाता है, नॉर्थ सरकार कहते हैं, उत्तरी सरकार कहा जाता है, तो उसको पढ़ेंगे। इसके अलावे अगर हम देखें तो आपका दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान तो है ही डेल्टा ऑफ द सुंदरबन, सुंदरबन का डेल्टा। तो ये मैदानों की बात हो गई। अगर हम पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो भारत में ज्यादा पर्वत श्रेणियां तो आपने पढ़नी नहीं है। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियों के अलावा उनमें जो है तमाम सारे दर्रे पाए जाते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग दर्रे, तो वो भी आपको पढ़ने ज्यादा है नहीं, तो उनको एक एक करके करेंगे। आज इन सब पर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल समरी लेंगे कि कैसे है। जैसे माउंटेन रेंजेस की बात करें, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां भारत में है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, पीर पंजाल, मध्य हिमालय, धौलाधर, शिवालिक, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल, मांडव, गिरनार, गिर, कैमूर, भांडेर, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, गढ़जात, गाविलगढ़, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, बाबा बदुन, निर्मल, नीलगिरी, पालनी, अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ियां यही है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो डापला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई, बुम, नगा, लुशाई, मिजो, बरेल, अराकान, योमा, गारो, खासी, जयंतिया। और ईस्टर्न घाट पे देखें तो मलयगिरी, एर्रामलई, नाल्लामलई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, तालकोंडा, जावदी, जिंगजी, कुलयमलई, पंचमलई, सिरुमलई, सेवरा, विरुसांद की पहाड़ियां। अब इन पहाड़ियों पर बहुत सारे दर्रे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे मिंटेक हो गया, आगेल हो गया, बुरजिल, काराकोरम, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल, खारदुंगला, तो ये सभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे हो गए। शिपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचाला, ये जो है आपके हिमाचल प्रदेश के पासेस हो गए। ठीक है, थांगला, लिपुलेखला, माना, नीति, नाथू, ये सभी जो है कहां के हो गए, उत्तराखंड के हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो नाथुला और जिलेपला सिक्किम के दो प्रमुख दर्रे हो गए। फिर बोमडीला, यांग्याप, दिफू, पंगसाओ, किबिथू, ये सभी कहां के हो गए, तो अरुणाचल प्रदेश के हो गए। तुजू दर्रा मिजोरम में हो गया। और गोरान घाट की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट पास है गोरान घाट। फिर असीरगढ़ का पास हो गया, असीरगढ़ का जो दर्रा है। और उसके बाद थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। भारत के इतने ही दर्रे तो पढ़ने, यही फिजिकल स्ट्रक्चर है और क्या है।
तो इन्हीं पर चर्चा करना है आज की क्लास में। जिन पर चर्चा होने वाली है उन सभी का एक शार्ट समरी मैंने आप लोगों को दिया है। फुली शार्ट समरी समझ में आ जाए, याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। जितनी तेजी से मैंने बोला है 3 से 4 मिनट में सारा का सारा फैक्ट जो मैं बोल गया हूं, आप लोग भी जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, एक एक पॉइंट को उठाना शुरू करूंगा, तो आप लोग भी इतनी ही तेजी से याद करने के बाद फैक्चुअल डाटा को बोलोगे तो फैक्ट को लेकर के तो कभी मतलब बहुत परेशान मत हुआ करिए आप लोग, है ना। तो फैक्ट के लेकर के तो कोई परेशानी नहीं रहेगी ना आप लोगों को। कोई परेशानी हो तो बताओ। जय हिंद शिवानी जी, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। भाई कमेंट, लाइक, शेयर आप सभी लोगों के द्वारा होना चाहिए। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। अगर आप को जो है यहाँ पर कभी आप लोगों ने भारत का मैप देखा है, फिजिकल मैप देखा है, तो फिजिकल स्ट्रक्चर को आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैप में तो आपको ट्रांस हिमालयन रीजन दिखाई देगा, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ट्रांस हिमालयन रीजन। अब हिमालय और ट्रांस हिमालय में क्या अंतर है उसको देख लेते। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल, दीज आर कंबाइंडली नोन एज ट्रांस हिमालय। इनको सम्मिलित रूप से हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ऑल्दो द पीर पंजाल इज स्ट्रक्चरली द पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय रेंज, यद्यपि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी वह पार्ट है, हिस्सा है मध्यवर्ती हिमालय का, ठीक है, मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, लेकिन उसके उस स्ट्रक्चरली संरचनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। वहां पर एक बेंड बनाता है जिसको हम कहते हैं सिंटैक्सियल बेंड, तो उससे वो जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो पीर पंजाल को ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज में काउंट किया जाता है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर के साथ। देन हिमालयन रेंज 3 पार्ट में डिवाइड है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। उसके बाद इंडस प्लेन एंड गंगेटिक प्लेन। इंडस और गंगेटिक प्लेन ये दोनों जो है अंबाला डिवाइड से अलग हो जाते हैं। अंबाला डिवाइड का मतलब हो गया, अंबाला के नीचे की तरफ अगर हम देखें तो एक रॉकी स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इंडस गार्ज और गंगेटिक गार्ज को अलग कर देता है, इन दोनों गार्ज को अलग करता है, और इनके द्वारा जो आपका बेसिन बनता है, इन दोनों रिवर बेसिन को अलग अलग कर देता है। हालांकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो अंबाला वाले एरिया में बहुत छोटा एरिया है, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, इंडो गंगेटिक प्लेन पढ़ते हैं, सिंधु गंगा का मैदान पढ़ते हैं, विच इज डिवाइडेड इनटू भाभर, तराई, बांगर एंड खादर, जो कि भाभर, तराई, बांगर और खादर में फैला हुआ है। नाउ कम टू द सेंट्रल हाईलैंड एरिया विच इज आल्सो नोन एज द प्लेटू रीजन। यहां पर अगर हम देखें तो वेस्टर्न पार्ट में मालवा का पठार है, विंध्यन के नॉर्थ साइड में वेस्टर्न पार्ट में मालवा का पठार है, और इसके अलावा ईस्टर्न पार्ट में अगर हम देखेंगे तो प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर का पठार विच इज डिवाइडेड इनटू प्लेटू ऑफ रांची एंड प्लेटू ऑफ हजारीबाग, जो रांची और हजारीबाग के पठार के रूप में बटा हुआ है। एंड दिस division was done by the river Damodar which is known as coal river of India। ये डिवाइडेशन किसके द्वारा तय किया गया है, तो दामोदर नदी जो है डिवाइड करती है छोटा नागपुर के पठारों को। उसके नॉर्थ में हम कहते हैं प्लेटू ऑफ हजारीबाग, एंड सदर साइड में प्लेटू ऑफ कोडरमा है, कोडरमा का पठार। तो ये जो है ध्यान में रखना है। देन आते हैं प्लेटू ऑफ दक्कन की बात करते हैं, डेक्कन का प्लेटू जो पेनिनसुलर प्लेटू है हमारा। डेक्कन प्लेटू की अगर हम बात करें मैप में, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है, दक्कन के पठारों का हिस्सा है। अब दक्कन के पठारों के हिस्से की अगर हम बात करें तो इसको भी कई छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। प्लेटू ऑफ मैसूर है, प्लेटू ऑफ बस्तर है, प्लेटू ऑफ दंडकारण्य है, यानी दंडकारण्य का पठार, मैसूर का पठार, बस्तर का पठार। तो इसको अलग अलग हम, प्लेटू ऑफ तेलंगाना है, तेलंगाना का पठार, ठीक है। प्लेटू ऑफ विदर्भ है, महाराष्ट्र वाले एरिया में विदर्भ का पठार, एंड दक्कन ट्रैप which is located mainly in Maharashtra but it also expanded in Gujarat। अब इसके बाद यहां पर मालदा गारो गैप मिलता है। ये मालदा गारो गैप की कहानी क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ये गैप बन गया। मालदा गारो गैप के इधर की तरफ नॉर्थ ईस्ट में प्लेटू निकल करके आ गया है विच इज नोन एज प्लेटू ऑफ शिलोंग, जिसे शिलोंग का पठार कहते हैं। देन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की कहानी, एंड
दो हमारे आइलैंड ग्रुप हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, इनको हम देखेंगे, एंड लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। तो ये होपफुली पूरे चैप्टर का मैंने एक शार्ट समरी दिया आप लोगों को, होपफुली आप लोगों को पूरी की पूरी समरी क्लियर हो गई होगी। कहीं कोई सवाल है तो पूछने के लिए स्वतंत्र हो, आप लोग पूछ सकते हो। कोई भी सवाल आपके दिमाग में बन रहा हो किसी भी तरह का, तो उसको पूछने के लिए स्वतंत्र हो। चलो भाई, माउंटेन रेंजेस की बात करते, पर्वत श्रेणियों की बात करते। माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियों की अगर हम बात करें तो उसके लिए ट्रिक दिमाग में रखिए। नॉर्थ इंडिया के माउंटेन रेंजेस को याद करने के लिए ट्रिक दिमाग में रखिएगा। काला जाम एक मिठाई है ना, उसी को ट्रिक बना लीजिए। काला जाम पी मधु से। अब देखिए, नॉर्थ टू साउथ ये आर्डर में है सारी पर्वत श्रेणी। काला जाम पी मधु से, यानी काराकोरम सबसे नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज है। देन लद्दाख, अगर आप मैप में देखेंगे तो काराकोरम, देन लद्दाख, ठीक, फिर जास्कर, देन ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, ठीक, देन पीर पंजाल, तब मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय, देन धौलाधर, एंड उसके बाद है शिवालिक। तो आर्डर क्या हो गया? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, पीर पंजाल, मध्य हिमालय, धौलाधर एंड शिवालिक। तो ये ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। ट्रिक मैंने आपको बताई, इस ट्रिक से नॉर्थ इंडिया के माउंटेन सारे आपको याद हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आसानी से याद कर सकते हैं। नाउ कम टू द माउंटेन रेंजेस ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं, ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है। बट उससे पहले कुछ माउंटेन रेंज को हम जान लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक, हिमालय माउंटेन रेंज की। हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। हिमालय का निर्माण जब हुआ तो वहां पर एक समुद्र था, उस समुद्र को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का जब निर्माण हुआ तो वहां पर एक ओशियन था, समुद्र था जो है, वो कौन से ओशियन के नाम से जाना जाता है? चलिए हिमालय के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताते हैं, है ना। ठीक है, हिमालय के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताते हैं। पहले क्या था कि हमारा पड़ोसी देश जो है ना, वह चीन नहीं हुआ करता था, हमारा पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया हुआ करता। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कुछ हिस्से, और इवन तंजानिया वाला जो पार्ट है वह, और ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमारे पड़ोसी हुआ करते। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण जिस जगह पर हुआ वहां पर प्राचीन काल में एक महासागर था, एक समुद्र था जिसका नाम था टेथिस सी। उसका नाम था टेथिस सी, टेथिस सागर। याद रख लीजिए, इसको दिमाग में रखे रहिएगा। हुआ ये कि प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रोसेस हुई, प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया हुई, और भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका वाले हिस्से से टूट करके इधर की तरफ बढ़ता हुआ आया और यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। The Indian subcontinental part moved towards the Eurasian plate and shrink the submerged slag of टेथिस। टेथिस सागर के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हुआ और उसका मलबा धीरे धीरे ऊपर उठता चला। देन फर्स्ट क्रिस्टल फोल्डिंग हुई, एंड उस मलबे के पहले क्रिस्टल फोल्डिंग के बाद बन करके आया ग्रेट हिमालय। आफ्टर फर्स्ट क्रिस्टल फोल्डिंग ऑफ द सेडिमेंट ऑफ टेथिस सी, ग्रेट हिमालय वाज फॉर्म। महान हिमालय का निर्माण हुआ। देन आगे की तरफ समझिए, हुआ क्या
कि यहां पर एक रिवर निकला करती थी, उस नदी का नाम था इंडो ब्रह्म, तेथिस सागर में गिरा करती थी, उसी का मलबा था जो ऊपर की तरफ उठा, द ग्रेट हिमालय। बाद में फिर कहानी पलटी, फिर कहानी बदली और सेकेंड क्रिस्टल फोल्डिंग, क्योंकि यह मूव करना शुरू किए हुए था, रुका नहीं था, तो सेकेंड क्रिस्टल फोल्डिंग स्टार्ट हुई और बन करके आया मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं आई। ग्रेट हिमालय कंटिन्यूअस फॉर्म में था, लेकिन मिडिल हिमालय कुछ टूट टूट करके बना। फिर इनसे भी तमाम सारी नदियां निकली और उनका मलबा इकट्ठा हुआ टेथिस सी में जाकर के। मलबा इकट्ठा होना शुरू हुआ, उस गैप को फिलअप करने के क्रम में यह मलबा फिर से फोल्ड होना शुरू हुआ एंड थर्ड फोल्डिंग स्टार्ट हुई, जिसको हम कहते हैं शिवालिक माउंटेन रेंज, शिवालिक की पर्वत से। तो मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे कि नहीं, कमेंट करिएगा गाइस, फटाफट फटाफट कमेंट करिएगा। इसीलिए मैं स्क्रीन से हट गया कि आप लोगों को ये फोल्डिंग समझ में आई कि नहीं, क्रिस्टल फोल्डिंग कैसे हुई है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आते हैं भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला, चूंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वैसे अगर हम देशों की बात करें तो इस पर हमने चर्चा कर लिया है जब हम एशिया के माउंटेन रेंज पढ़ा रहे थे, तो हमने वहां पर आपको डिटेल में बताया हुआ था जब हम एशिया के माउंटेन रेंज पढ़ा रहे। तो कंट्री के बारे में मैंने बताया हुआ था, दोबारा रिपीट कर दे रहे। पाकिस्तान से स्टार्ट होता है, इंडिया होते हुए फिर तिब्बत यानी चाइना, देन नेपाल, भूटान और कुछ हिस्सा इसका म्यांमार में पड़ता है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, इतने जगहों पर है हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार। तो एक्सपेंशन ऑफ हिमालय अगर आपसे पूछा जाए तो अब तो इंडिया में स्टेट वाइज आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिमालय समझ में आया कि नहीं? नाउ कम टू द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला। दिस माउंटेन रेंज कवर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यह पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी तट को कवर किए हुए है, घेरे हुए, एंड इट इज मोर कंटिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट, और ये पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा निरंतर क्रम में है, मोर कंटिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट। Why it is more continuous than the eastern घाट? यह पूर्वी घाट से ज्यादा निरंतर रूप में क्यों है, कमेंट करके बताइए। आप लोगों से एक सवाल है भाई, कमेंट करके बताइए कि पश्चिमी घाट ज्यादा निरंतर रूप में क्यों है। अब यहां वेस्टर्न घाट की माउंटेन रेंज की अगर हम बात करें तो काराकोरम, गाविलगढ़, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, बाबा बदून, निर्मल, नीलगिरी, पालनी, अन्नामलाई एंड कॉर्डेमम की पहाड़ी, यही इतनी पहाड़ियां हैं जो वेस्टर्न घाट का हिस्सा बनाती हैं, और इसके नादर्न पार्ट को हम सह्याद्री का हिस्सा कहते हैं। इसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूं। ट्रिक से वेस्टर्न घाट की जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज हैं उनको याद कर लीजिएगा ट्रिक से। गाविलगढ़, अजंता, गाए, हवाबा यानी हरिश्चंद्र, बालाघाट, बाबा बदू, ने यानी निर्मल, नापा, नीलगिरी एंड पालनी, अन्ना यानी अन्नामलाई, को यानी कॉर्डेमम, ठीक,
तो कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियां। तो ये जो है क्रमशः वेस्टर्न घाट की माउंटेन रेंज हो गई। गाविलगढ़, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, बाबा बादून, निर्मल, नीलगिरी, पालनी, अन्नामलाई एंड कार्डमम। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो उसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी को याद रखे रहिएगा। इट इज द पार्ट ऑफ अन्नामलाई माउंटेन रेंज, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला का। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, इसीलिए मैंने ऑर्डर में आप लोगों को बताया है, क्योंकि जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों के बनने की संभावना अब दिख रही है। तो नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर अगर पूछ लेगा तो ऑर्डर में अब दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। कहीं पर अगर कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो आप बोल सकते हो, भाई स्वतंत्र हो, विचारों में स्वतंत्रता लाजमी है ना। तो आप सवाल पूछने के लिए तो स्वतंत्र। अब आते हैं, ये फैला कहां कहां है? गुजरात से स्टार्ट है। वेस्टर्न घाट कहां से शुरू होता है? गुजरात से शुरू होता है। गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक पूरा का पूरा एरिया कवर किए हुए है, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, इन सबको कवर किए हुए। समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट होपफुली क्लियर हो गया होगा। भाई अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप पर क्लासेस लेनी नहीं शुरू की है तो जरूर से जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है, जो 8 मई से चल रहा है, 4 अगस्त तक चलेगा। काशिफ सर के नेतृत्व में पूरी की पूरी टीम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कोर्स करा रही है। अचीव सीडीएस एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का जो बैच है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें पूरे वीक की क्लास शेड्यूल रहती है। आपको जाकर के क्लासेस पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर लेना है। रजिस्टर नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। आपको प्री क्लास एक्टिविटी करके क्लास में आना है, देन पूरी क्लास अटेंड करनी है। उसके बाद पोस्ट क्लास एक्टिविटी जो 24 आवर के लिए ओपन होगी उसे आपको पूरा करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या क्या करना है? प्री क्लास एक्टिविटी, क्लास एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटी, यही करना है और तो कुछ करना नहीं। सिंपल। उस टॉपिक में फिर और कुछ करने को बचेगा नहीं। तो एक भी टॉपिक को उठाइए, उसको डिटेल में कर जाइए। कोई सवाल हो तो पूछने के लिए स्वतंत्र हो। नाउ कम टू द ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट की पोजीशन को देखिए, ये कटा फटा बहुत है ड्यू टू द स्लोप एरिया ऑफ। अगर हम बात करें जो स्लोप एरिया है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, इसको नोट डाउन करिएगा। यह ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है, पूर्वी तट के समानांतर आपको दिखेगा मैप में। यहां से लेकर के इस तरीके से ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल आपको दिखेगा, लेकिन कटा फटा, क्योंकि जो हमारा डेक्कन प्लेटू है उसका स्लोप बे ऑफ बंगाल की तरफ है रादर देन अरेबियन सी। अरब सागर के मुकाबले जो हमारा पठारी हिस्सा, प्रायद्वीपीय पठार है, उसका ढाल बंगाल की खाड़ी की तरफ है। और यही कारण है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां वह अपना डेल्टा यहां बनाती हैं और इस क्रम में वह पूर्वी घाट को कई टुकड़ों में तोड़ देती है। उन पर्वत श्रेणियों के नाम की अगर हम बात करें तो मलयगिरी, एर्रामलाई, नाल्लामलाई, वेलिकोंडा, तालकोंडा, पालकोंडा, जावदी, जिंजी, कोलाईमलाई, पंचमलाई, शिरुमलाई, शेवराय, विरुसांध एंड अगस्तमलाई। ये जो है पर्वत श्रेणियां हैं जो आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न घाट का हिस्सा बनाती। यहां पर एक खास बात ध्यान में रखे रहिएगा,
ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट बोथ मर्ज एट विच पॉइंट? एक सवाल का जवाब दीजिए। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट बोथ मर्ज एट विच पॉइंट? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस बिंदु पर मिलते हैं? सिंपल सा सवाल तो पूछा, बहुत बार पूछा गया है। जय हिंद राव साहब जी, सिंपल सा सवाल मैंने पूछा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मर्ज एट विच पॉइंट? पूर्वी और पश्चिमी घाट कौन से बिंदु पर मिलते हैं? नीलगिरी कहां पर मिलते हैं? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट बोथ मर्ज एट नीलगिरी। ठीक है। अब कई सारे सवाल आप लोगों से भी बनते हैं यहां पर। जी हाँ, बिल्कुल सही है, नीलगिरी हिल्स इज द राइट आंसर। अब एक सवाल बनता है कि कहां कहां ये पूरा ईस्टर्न कोस्ट के आप राज्य, जैसे उड़ीसा से स्टार्ट होता है मलागिरी से, देन उसके बाद आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु में और कुछ हिस्सा इसका तेलंगाना में भी पड़ता है। नीलगिरी वाला हिस्सा जो दोनों में काउंट कर लिया जाता है, वह हिस्सा इसको कर्नाटक को भी टच करा देता है। हालांकि कोल्ली हिल तक एक समाप्त मान लिया जाता है, कोल्ली हिल आंध्र प्रदेश में है। तो ईस्टर्न घाट को नीलगिरी के कोल्ली हिल तक ही समाप्त मान लिया जाता है, तो दोदा बेट्टा तक नहीं ले जाया जाता है। नाउ अरावली रेंज, अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। अरावली माउंटेन रेंज की अगर हम बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में है, और खास बात समझिए, ये इंडियन मानसून के पैरेलल पड़ जाती है। भारतीय मानसून जो है अरावली के पैरेलल होकर के फ्लो करता है, और यही कारण है कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। डेजर्ट एरिया इसीलिए बनता है क्योंकि जो मानसूनी हवाएं हैं वो पैरेलल टू द अरावली, मानसूनी हवाएं भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आती हैं, और ये भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है, और इसी वजह से यह हवाओं को चेक नहीं कर पाता है और बारिश नहीं होती, तो राजस्थान सूख जाता है। ठीक है। अब अरावली रेंज कौन कौन से स्टेट में? गुजरात के पालनपुर से लगाए अगर हम देखें तो गुजरात के पालनपुर से ये स्टार्ट हो जाती है, और रायसीना हिल जिस पर राष्ट्रपति भवन है हमारा, वहां तक ये पर्वत श्रृंखला विस्तृत मानी जाती है। हालांकि जमीन के भीतर यह आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के पास तक चली जाती है, जमीन के भीतर। तो ये जो है ध्यान में रखे रहिएगा, कौन कौन से स्टेट में फैली हुई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गुजरात, इसके अलावा राजस्थान, राजस्थान में सबसे ज्यादा हिस्सा है, देन उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा हिस्सा पड़ जाता है इसका, और फिर हरियाणा एंड दिल्ली। तो मैप से आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि गुजरात से स्टार्ट है, देन राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में टच होता है। अरावली का विस्तार समझ में आया कि नहीं? इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, कमेंट करके बताइए। आप लोगों का कमेंट आना चाहिए। उस पर एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, और वहां पर जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा है, दिलवाड़े के जैन मंदिर हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए उस पीक का नाम, उस पहाड़ी का नाम जिस पर जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा है, माउंट आबू है। कमेंट करके बताइए पीक का नाम। ठीक। नाउ विंध्यन रेंज, विंध्य पर्वत श्रृंखला की बात करते। इट इज नोन एज डिवाइडर बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। इसको उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का विभाजक कहते हैं। ठीक। एंड देयरफॉर द विंध्यन रेंज इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि विंध्यन किसका हिस्सा है, तो ये मध्यवर्ती भारत का हिस्सा है। तो मध्यवर्ती भारत का हिस्सा, इसका मतलब मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश से टूट के अलग हुआ, छत्तीसगढ़ वहां होगा।
उत्तर प्रदेश में इसकी कुछ पहाड़ियां आ गई हैं, विंध्याचल की, मिर्जापुर के आसपास, मिर्जापुर सोनभद्र वाला एरिया, और साथ ही कैमूर वाला एरिया जो बिहार में लगता है, वहां पर इसकी कुछ पहाड़ियां चली गई। तो ये इतने स्टेट में है, मध्य प्रदेश, ठीक, छत्तीसगढ़, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। सो माउंटेन रेंजेस की कहानी यहां पर क्लियर हुई होगी। भाई अगर अभी तक आप लोगों ने इम्बाइब का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। बेहद जरूरी ऐप है, फ्री ऑफ कास्ट, आप जितने चाहे उतने टेस्ट बना करके देख सकते, और आप इजी, मीडियम, हार्ड, जैसा चाहे वैसा टेस्ट बना सकते हैं। खास बात, टाइम लिमिट के साथ आप टेस्ट देंगे, आपकी एआई एनालिसिस भी होगी उसमें, कितना परफॉर्मेंस किया, कौन सा तुक्का लगा दिया वो भी बता देगा, कौन सा प्रश्न तुक्का मारा आपने, किस प्रश्न को पढ़ करके लगाया है, क्या किया है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सारे ऑप्शन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, वो सब कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका परसेंटेज परफॉर्मेंस निकल करके आता। तो ये काम जरूर करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऐप है और बहुत तेजी से आपको सुधारता है, सुधार बहुत तेजी से आता है। आते प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया, भारत के पठारी क्षेत्र की बात कर। द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया इज डेक्कन प्लेटू, भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। And the Deccan Plateau is also expanded in northeast India, where it is known as a plateau of Shillong and Karbi Anglong Plateau. दक्कन का पठार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी फैला हुआ है, जहां पर इसे शिलांग का पठार और कार्बी आंगलांग का पठार भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखे रहिएगा, भूलिएगा मत। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावे ये कहां फैला हुआ है? यानी साउथ इंडिया के अलावा ये कहां फैला हुआ है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेघालय वाला एरिया। क्लियर है? ऐसे देखो, यहां पर मैप में देखो, अगला प्लेटू है छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर प्लेटू इज लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में स्थित है। और अगर हम देखें तो भारत की कोल रिवर कही जाने वाली दामोदर रिवर, दामोदर नदी जिसको कोल रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की कोयले की नदी कहते हैं, वो इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज हजारीबाग प्लेटू एंड सदर्न पार्ट इज नोन एज कोडरमा प्लेटू, कोडरमा का पठार। कोडरमा प्लेटू इज फेमस फॉर माइका प्रोडक्शन। कोडरमा का पठार अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहां है ये? तो झारखंड में मेनली है, इसके अलावा बिहार में भी कुछ हिस्सा इसका लगता है और वेस्ट बंगाल में भी कुछ हिस्सा लगता है। तो झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो प्लेटू रीजन को, जैसे मैंने आपको बताया कि दक्कन का पठार है, इसके अलावा विंध्यन के नॉर्थ में भी आपको पठार दिखाई देते हैं, जैसे प्लेटू ऑफ बघेलखंड। बघेलखंड प्लेटू इज लोकेटेड बिटवीन प्लेटू ऑफ मालवा एंड छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर के पठारों और वेस्टर्न पार्ट में अरावली और विंध्यन के बीच में ये जो प्लेटू है, इसको हम कहते हैं प्लेटू ऑफ मालवा, मालवा का पठार, विच इज मेनली ब्लैक सॉयल एरिया, जो कि मुख्यतः काली मिट्टी का क्षेत्र। एंड ड्यू टू ब्लैक सॉयल एरिया इट इज फेमस फॉर विच क्रॉप?
काली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण ये कौन सी फसल के लिए जाना जाता है, कमेंट करके बताइए। तो फटाफट फटाफट कमेंट करके बताइए। कौन सी फसल के लिए जाना जाता है? चलो यहां पर दिखा देते हैं सब डिटेल में, नाम लिखा हुआ प्लेटू को आप लोगों को नाम लिखा हुआ दिखाते हैं भाई। बुंदेलखंड प्लेटू, देखिए छोटा नागपुर प्लेटू है, इधर बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। स्क्रीन से हट जाऊंगा, नहीं दिख रहा हो तो स्क्रीन से हट रहा हूं, ठीक है। अब तो दिख रहा है ना, ये आपका बुंदेलखंड प्लेटू, मध्य प्रदेश और हाँ भिंड मुरैना इन सब वाले एरिया में बुंदेलखंड। नाउ मालवा प्लेटू, मालवा का पठार विच इज फेमस फॉर कॉटन प्रोडक्शन। काली मिट्टी किसके लिए है? कपास के लिए, तो कॉटन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, कपास के उत्पादन के लिए। देन बघेलखंड प्लेटू, ये जो है नॉर्थ इंडिया के प्लेटू हो गए, उत्तर भारत के पठार। देन साउथ इंडिया के प्लेटू में डेक्कन प्लेटू हो गया, कर्नाटका प्लेटू हो गया, तेलंगाना प्लेटू एंड दंडकारण्य प्लेटू विच इज लोकेटेड इन उड़ीसा, दंडकारण्य का पठार। बस्तर प्लेटू लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, तेलंगाना प्लेटू लोकेटेड इन तेलंगाना, मैसूर प्लेटू लोकेटेड इन कर्नाटका, एंड डेक्कन ट्रैक विच इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एरिया। Is that clear to all of you? Now plains of India, भारत के मैदान। अगर आप देखें तो भारत के मैदानों को हम दो पार्ट में बांट करके पढ़ सकते हैं, इंडस प्लेन एंड गंगेटिक प्लेन। जो नॉर्दर्न प्लेन है, हमारे उत्तरी मैदान है, इनको तो हम दो पार्ट में बांट करके आसानी से पढ़ सकते हैं। एक है इंडस प्लेन यानी सिंधु का मैदान, और दूसरा है गंगेटिक प्लेन यानी गंगा का मैदान। अब इंडस प्लेन भी कई पार्ट में डिवाइड, जैसे जो केवल और केवल इंडस वाला प्लेन है, लेह लद्दाख के आसपास वाला, दैट प्लेन इज नोन एज इंडस सी प्लेन, उसे हम सिंधु सागर का मैदान कहते हैं, इंडस सी प्लेन। द प्लेन बिटवीन चिनाब एंड झेलम नोन एज चाज, नाम से भी याद कर लेंगे आप, चाज, चिनाब एंड झेलम। द प्लेन बिटवीन चिनाब एंड रावी नोन एज रचना, द प्लेन बिटवीन रावी एंड ब्यास नोन एज बारी, and the plain between Byas and Satluj known as Bis. तो सिंधु सागर का मैदान, फिर चाज, तब रचना, तब बारी, तब बिस। नॉर्थ से टू साउथ अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए तो ऑर्डर याद रखे रहिएगा, सिंधु सागर, चाज, रचना, बारी, बिस। यह ऑर्डर कई बार पूछा गया है, सीएपीएफ के एग्जाम में आ चुका है। क्लियर है? और ये मैदान कहां है? मेनली तो जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया और हिमाचल वाले एरिया में, लेकिन पंजाब और राजस्थान में भी इसका कुछ हिस्सा बनता है। क्लियर है? नाउ गंगाटिक प्लेन, गंगा का मैदान, इट इज अ वेरी फर्टाइल प्लेन इन इंडिया। यह भारत का सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन इंडिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा यह पूरा का पूरा बना हुआ है। जैसे गंगा यमुना का दो आब, दो आब, दो मतलब होता है टू, पानी, और आब मतलब होता है वाटर, पानी। जैसे आपने सुना होगा आब ए जमजम, आब का मतलब होता है पानी, वाटर। दो आब, दो पानियों के बीच की भूमि, पंज आब, पांच पानियों के बीच की भूमि, पंज आब। समझ में आ रहा है? क्लियर है?
समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर हम देखें तो गंगा का मैदान कहां से, उत्तराखंड से शुरू हो जाता है, हरिद्वार से गंगा मैदानों में प्रवेश करती, वहीं से मैदान शुरू हो जाता है आफ्टर हरिद्वार। इसके ऊपर की तरफ बुग्याल, पयार जैसे मैदान हैं, जो पहाड़ी मैदान है, वैली वाले एरिया। इसके अलावा कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में एक दोआब एरिया है जिसको रायचूर का दोआब कहते हैं, सदर्न पार्ट में, बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा, रायचूर प्लेन, रायचूर का दोआब, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ साउथ इंडिया अगर पूछ लिया जाए, दक्षिण भारत का सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक अगर पूछा जाए तो। नाउ कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, भारत के तटीय मैदानों की बात करें। कोस्टल प्लेन में अगर हम देखें तो नॉर्दर्न साइड में है रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन। उत्तरी हिस्से में क्या है, रन ऑफ कच्छ है, कच्छ का रन। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ग्रेट रन एंड लिटिल रन। ग्रेट रन और लिटिल रन में डिवाइड है, और रन ऑफ कच्छ इज द लार्जेस्ट लैंड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। भारत का जमीन पर स्थित, धरातल पर स्थित सबसे बड़ा जैवमंडल क्षेत्र माना जाता है रन ऑफ कच्छ, विच इज फेमस फॉर वाइल्ड एस, जंगली गधे के लिए जाना जाता है, फेमस फॉर वाइल्ड एस, जंगली गधे के लिए। ठीक, देन प्लेन ऑफ काठियावाड़, स्क्रीन से हट रहा हूं, नोट डाउन करिएगा। प्लेन ऑफ काठियावाड़, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लेन ऑफ सौराष्ट्र, इसको सौराष्ट्र का मैदान भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लेन ऑफ सौराष्ट्र, इसे सौराष्ट्र का मैदान भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेन, इसको दिमाग में रख लीजिए। कई बार आप लोगों से ये प्लेन पूछा गया हुआ है, और जब कोई चीज कई बार पूछ ली जाए तो समझ लीजिए कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। बहुत बार आप लोगों से ये सवाल पूछा गया हुआ है, तो फटाफट फटाफट कमेंट करना शुरू करिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो गुजरात का प्लेन, यानी गुजरात में अगर आप देखें तो 3 मैदान हैं। काठियावाड़ और सौराष्ट्र के मैदानों से इतर हट करके अगर हम देखते हैं तो एक मैदानी क्षेत्र आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुजरात का प्लेन कहते हैं, गुजरात का मैदान कहते हैं। होपफुली चीजें समझ में आ रही होंगी। देन प्लेन ऑफ कोंकण, कोंकण का मैदान विच एक्सपैंडेड इन द एरिया ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र। इट ऑल्सो कवर द कर्नाटका एरिया, बट द कर्नाटक कोस्टल एरिया इज सेपरेटली नोन एज कन्नड़ प्लेन। यह कर्नाटक के तटीवर्ती मैदानों को भी कवर कर लेता है, लेकिन उसको हम अलग से कन्नड़ का मैदान कहते हैं। जो कर्नाटक का हमारा कोस्टल प्लेन है, यह कोस्टल प्लेन, इसको हम अलग से कन्नड़ प्लेन भी कहते हैं, कन्नड़ का मैदान कहते हैं, प्लेन ऑफ कन्नड़। देन कोस्टल एरिया ऑफ केरला इज नोन एज मलाबार कोस्ट, मलाबार का तट। नाउ द कोस्टल प्लेन ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल का मैदान कहते हैं, और ये आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा तक कवर करता है। और आंध्र प्रदेश के आधे हिस्से से लगाए उड़ीसा के आधे हिस्से तक का पूरा तटवर्ती जो मैदान है, दैट प्लेन इज नोन एज नॉर्थ सरकार, उत्तरी सरकार कहलाता है, नदर्न सरकार कहते हैं। ठीक, यहां पर मैप में आप देख सकते हैं इन सबको। खास बात जो आपको ध्यान में रखनी, जय हिंद संतोष जी, खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है, द कोस्टल प्लेन ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती जो मैदान है,
इट इज नोन एज पयान प्लेन एंड द कोस्टल प्लेन ऑफ उड़ीसा इज नोन एज उत्कल प्लेन। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदान को पयानगा मैदान और उड़ीसा के तटवर्ती मैदान को उत्कल का मैदान। एंड द वेस्ट बंगाल एरिया में अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या है, डेल्टा ऑफ सुंदरबन का डेल्टा। क्लियर है कि नहीं? नाउ कम टू द पार्ट। यहां पर अगर आप देखें तो अंडमान निकोबार आइलैंड के द्वीप, भारत में 600 से ज्यादा द्वीप है और उन द्वीपों में दो रूपों में ये बटे हुए हैं। एक जो श्रृंखला है वह अंडमान निकोबार द्वीपों की श्रृंखला कहलाती है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, और दूसरा जो है लक्षद्वीप की श्रृंखला कहलाती है। अंडमान के द्वीपों की अगर हम बात करें तो यह उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान में बटा हुआ है। देन कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, ये मेजर आइलैंड हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान, देन लिटिल अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, देन लिटिल निकोबार और सबसे नीचे ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पर ही इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, विच इज आल्सो नोन एज पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लाहीचिंग पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट अलग अलग नामों से जाना जाता है। साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। नाउ लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो ये मालदीव से, ध्यान से समझिएगा, भारत में कुछ चैनल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मामी के बीच में है यानी मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, लामी यानी लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री और अन्ना के बीच में 10 डिग्री, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री। तो मामी, लामी, अन्ना ये याद रखे रहिएगा। मामी यानी ट्रिक है ये, मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री लैटिट्यूड पर जो चैनल है, 9 डिग्री लैटिट्यूड पर जो चैनल है 9 डिग्री चैनल, एंड 10 डिग्री लैटिट्यूड पर जो चैनल है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल लोकेटेड बिटवीन मालदीव एंड मिनिकॉय, 9 डिग्री लोकेटेड बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, एंड 10 डिग्री लोकेटेड बिटवीन अंडमान एंड निकोबार। स्पेशली बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ठीक है, जय हिंद किशन जी। क्लियर हुआ कि नहीं? ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? कहीं पर कोई सवाल है तो पूछने के लिए स्वतंत्र है। नाउ द ओनली डेजर्ट्स, सैंडी डेजर्ट, द ओनली सैंडी डेजर्ट इन इंडिया। अगर मैंने कहा सैंडी डेजर्ट तो इसका मतलब भारत में और भी डेजर्ट है क्या? भारत में कोई और मरुस्थल भी है क्या? मैंने कहा सैंडी डेजर्ट, तो क्या भारत में कोई और मरुस्थल भी है, कोई और एरिया भी मरुस्थल है? थार डेजर्ट is the desert expanded in India and Pakistan, which is the most populous desert in India and world। क्योंकि भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल। अच्छा, कोल्ड डेजर्ट है, कौन सा एरिया कोल्ड डेजर्ट कहलाता है? द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया लोकेटेड ऑन दैट डेजर्ट। भारत का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है द्रास। द कोल्ड डेजर्ट इज आल्सो अ डेजर्ट। जी हाँ, द्रास बिल्कुल सही है। लद्दाख ले मत लगा दीजिएगा। तो भाई ये पूरा फिजिकल मैंने आप लोगों को इंडिया का बताया, ज्यादा तो था नहीं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और
अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप की क्लासेस स्टार्ट नहीं की हैं तो ऐप की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, जरूर से जरूर जो है ऐप की क्लासेस लेना शुरू कर दीजिए। प्री क्लास एक्टिविटी करके क्लास में आइए, क्लास पूरी अटेंड करिए। देन क्लास अटेंड करने के लिए आपको लर्न वाले सेक्शन में जाना है, वहां क्लासेस दिख जाएंगे, ठीक है। वहां पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, सारी क्लासेस आपकी पूरे वीक की शेड्यूल दिखेंगी। रजिस्टर नाउ कर लेंगे तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी है। प्री क्लास एक्टिविटी करके आप क्लास में पहुंचिए, क्लास अटेंड करिए, देन पोस्ट क्लास एक्टिविटी कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जय हिंद मयूरेश जी। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको इम्बाइब का ऐप डाउनलोड करना होगा, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, ठीक। और फिर भी अगर कोई सवाल बच रहा है तो काशिफ सर के नेतृत्व में मैं डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह, डॉक्टर अमित सिसोदिया सर, प्रोफेसर आशीष सर, अंकित सर, यशी मैम, प्रबल सर, सभी लोग आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, सभी मतलब कुछ भी आप पूछने को स्वतंत्र है, तो पूछिएगा, पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं। वहां पर आपके सभी शंकाओं का समाधान करने का प्रयत्न किया जाएगा, पूरी टीम वहां पर रहेगी। सैटरडे को 12 बजे मिलते हैं। और हाँ भाई, आप लोगों को एक खास बात ध्यान में रखे रहिए, महा मैराथन स्टार्ट हो रहा है इस सैटरडे को, महा मैराथन वर्ल्ड ज्योग्राफी की। अगले सैटरडे, हर सैटरडे एक मैराथन में लेकर के आऊंगा। इस सैटरडे मैराथन रहेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, अगले सैटरडे इंडियन ज्योग्राफी की महा मैराथन। तो जो लोग मेरी मैराथन से वाकिफ है वह कमर कस लें, लंबी मैराथन चलेगी, ठीक है। मैराथन का मतलब वाकई मैराथन होगी वो, तो जुड़िएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय, जय हिंद ऑफिसर्स। Keep imbibing. We believe in you.